रिकॉर्डर मैंने ऑन किया हुआ है। बस यार ये ऑन तो कर देता हूँ मैं, बट यार ये बहुत ज़्यादा उसका रहता है, एमबी का रहता है। जैसे मैंने 2 घंटे का लेक्चर जो है वो करीब 11 GB का हो जाता है। कैसे होता है? अ, कैसे करते हैं? कैसे कर सकते? हाँ हाँ। नहीं नहीं, अरे मैं कंप्यूटर में रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने मोबाइल में ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, प्ले स्टोर पे जाके अच्छा वो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है। हाँ हाँ। हाँ हाँ अरे हाँ मैं, हाँ हाँ मैंने ऑन तो कर दिया है, मैं एक बार देख रहा हूँ साउंड वाला जो है। हाँ ठीक है, माइक ऑन है। ठीक है, रिकॉर्ड है। मैं फिर भेज दूंगा तुमको। ठीक है, ग्रुप पे भेज दूंगा। ठीक है। हम्म। पीसी पे नहीं पता मुझे यार, मैंने तो पीसी पे ट्राई नहीं किया यार, उतना दो दो इंस्ट्रूमेंट, दो दो नहीं हो पाएंगे। मैंने मोबाइल में मैं सेव कर रहा हूँ जैसा तुमने बताया था ना, उसी हिसाब। अब पीसी पे नहीं नहीं, वो वैसे होता है, मुझे परमिशन देनी पड़ती है। मैं तुम्हें परमिट दे सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। मैं परमिशन, रुको 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 रुको, मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ। आस्क टू स्टार्ट वीडियो रीनेम। आकांक्षा, आकांक्षा का तो हो रहा है यार। अच्छा अच्छा। अच्छा एक बार रुको, मैं अलाउ रिकॉर्ड, हाँ मैं कर दे रहा हूँ तुमको। हाँ मैंने कर दिया तुम्हें अलाउ। पता नहीं आकांक्षा का कैसे चालू हो गया एकदम से। हो सकता है मोबाइल में नहीं चाहिए, पीसी में चाहिए, कुछ ऐसा हो सकता है। नहीं, मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसमें एमआई में फीचर आता है स्क्रीन रिकॉर्डर का। तो वहां पे क्या है, तुम सेटिंग्स में जाके चेंज कर सकते हो। नहीं नहीं, वो स्क्रीन रिकॉर्डर में। अच्छा अच्छा, वो उतना नहीं पता मेरे को, हो सकता है। अरे अब ठीक है यार, अब जिसका हो गया है कोई भी एक कर देना, क्रिश कर रहा है तो वो कर देगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मास्क डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा, मास डिफेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत भी फिजिक्स में सुना है कभी? सो सो मास डिफेक्ट में क्या होता है? मास डिफेक्ट जो है वो बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लो मैं ऑक्सीजन का एक एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन का एक एलिमेंट का मास कितना आता है? 16 आता है, राइट? जब हम इसे विद रिस्पेक्ट टू कार्बन हम बोलते हैं, एक तो हम डायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू कार्बन 12, तब इसका मास आता है 15.99 AMU। दूसरा मेथड है कि इसके अंदर 8 प्रोटॉन्स हैं, 8 न्यूट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, जब मैं इन तीनों का मास का समेशन करता हूं, ठीक है, तब वो निकल के आता है 16.13 AMU। देख रहे हो? दोनों में डिफरेंस होता है। जब भी हम
उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं किसी भी एटम के, उसका मास हम मैन्युअली जो ऐड करते हैं, और या फिर हम डायरेक्टली मेजरमेंट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू कार्बन, तो दोनों में जो है डिफरेंस आता है, उसे हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। अब ये मास डिफेक्ट आ क्यों रहा है? ठीक है, तो इसका जो रीजन आता है वो आता है न्यूक्लियर फोर्स से। जब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कंबाइन होते हैं टू फॉर्म न्यूक्लियस, देयर इज अ मास लॉस दैट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। और जब वो कंबाइन होते हैं, अट्रैक्शन, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स होता है, तो एक एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी रिलीज को ही हम क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, when protons and neutrons combine to form nucleus, there is a mass loss called mass defect, and energy release is called as binding energy। जो आइंस्टाइन की इक्वेशन आती है वो यहीं से आती है कि डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। ये मार्कर अच्छा है यार। डेल्टा एम क्या है? मास डिफेक्ट। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा है बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो यहां से कैलकुलेट होके आता है। हम क्या करते हैं? हम एक फॉर्मूला निकालते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। वैसे तो बहुत सिंपल है, तो ये हो गया टोटल बाइंडिंग एनर्जी अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियन। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, यहां पे हम वी नेग्लेक्ट मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तभी हम नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड कर रहे हैं। हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट कर देते हैं। हाँ हाँ बोलो। मतलब वो देखा गया है, मतलब जब वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में जब मिक्स होते हैं, तो जब वो न्यूक्लियस बनाते हैं, तब एक मास लॉस ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, तो वो जो मास लॉस है उसको मास डिफेक्ट कहा गया, और उससे जो है एनर्जी रिलीज हुई, क्योंकि वो अट्रैक्शन फोर्स वहां पे वर्क कर रहा है, तो उसको बोला गया बाइंडिंग एनर्जी। मे बी मास लॉस का जो एक्सप्लेनेशन है वो जापानीज साइंटिस्ट जो थे युकावा करके, उन्होंने बोला कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक है, वैसे तो उनको ये बात जो थी, ये बात उनकी प्रूव हो चुकी है सही, बट वो बहुत ज्यादा बड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं है ऑल दो, बट फिर भी उनकी बात जो है वो सही मानते हैं, और उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। तो प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, हाँ हाँ बोलो। वही मैं सोच रहा हूँ अभी, कि जब प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट होते हैं और न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स में कन्वर्ट होते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है मास का, हल्का सा 3 डेसिमल पे होता है, तो हो सकता है कि जब अगर प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन सेम है, हो सकता है कोई पॉइंट पे जो है कोई भी थोड़ा सा नंबर जो है उन्होंने एवरेज ज्यादा हो गया हो। मतलब प्रोटॉन्स जो है, न्यूट्रॉन का मास ज्यादा होता है ना प्रोटॉन से, 6750672, थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो हो सकता है कि न्यूट्रॉन्स का कन्वर्जन इनटू प्रोटॉन्स वो हल्का सा ज्यादा हो गया, बहुत हल्का सा, तो इसलिए मास लॉस हो गया। मतलब मैंने इसकी, हाँ हाँ, नहीं मैं ये बोल रहा हूँ, मैं ये पूरा प्रोसेस, हाँ वो समझ गया, मैं तुम्हारी बात समझ गया, बट मैं तो बस इस एक रैंडम वो बता रहा हूँ कि दिस कुड बी द पॉसिबिलिटी। मुझे पता नहीं है मास लॉस जो है, मैंने इसके बारे में ज्यादा रिसर्च नहीं किया है,
बट मास लॉस जो है वो बता देते हैं डायरेक्टली, कहीं रीजन लिखा हुआ नहीं होता। बस जस्ट मेरे को स्ट्राइक किया युकावा का जो कॉन्सेप्ट है, बस उसको ही मैं थोड़ा एनालाइज कर रहा हूँ कि जब प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट होते जा रहे हैं और न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स में कन्वर्ट होते जा रहे हैं आपस में, इंटर कन्वर्जन के टाइम हो सकता है ऑन एन एवरेज न्यूट्रॉन्स का कन्वर्जन जो है वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया हो, आई डोंट नो, हल्का सा ज्यादा हो गया हो, जिसकी वजह से मास लॉस हुआ। मैं एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि रैंडम, एकदम एकदम रैंडम बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। मेरा भी याद आ रहा है, कहीं तो मैंने पढ़ा है इसके बारे में। थोड़ा सा मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ये मैंने कहीं तो पढ़ा। हाँ हाँ बोलो बोलो। हम्म। हाँ वो सब तो ठीक है, उसके बारे में हम बात ही नहीं कर रहे हैं, वो तो समझ गया। बस उसका एकदम जो रीजन है हम उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। बाकी तो समझ गए, स्टेबिलिटी की वजह से जो है ये सब हो रहा है। बट एकदम एग्जैक्ट हम सोच रहे हैं वो, मेरे को भी ध्यान में आ रहा है कि एनर्जी में थोड़ा पार्ट जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए। हाँ हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, मेरे को लास्ट ईयर जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने पढ़ा था ये वाला चीज। इस बार मैंने ध्यान नहीं दिया, बट लास्ट ईयर मैंने पढ़ाया था तब आया था ये वाली बात। हाँ बोलो। हाँ हाँ, वो थोड़ा वो इसमें भी आता है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी आता है वो वाला पार्ट तो। नहीं वो अलग है, खैर। हाँ वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ये मैंने पढ़ा था लास्ट ईयर। मेरे को एकदम से तुमने बताया तो मेरे को भी याद आया। ठीक है। तो ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी जो है पर न्यूक्लियन का फॉर्मूला हो गया टोटल बाइंडिंग एनर्जी अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियन। अच्छा यहाँ पे एक छोटा सा वो है, मतलब इफ डेल्टा एम इज 1 AMU, देन बाइंडिंग एनर्जी जो है वो आता है 931.4 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट भी बोलते हैं इसको। तो तुम्हें डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं करना है, इसके बेसिस पे तुम्हें कैलकुलेट करना है। लेट्स से डेल्टा एम 0.5 AMU आया, तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी आ गई? 931.4 डिवाइड बाई 2। इफ डेल्टा एम 0.2 आया तो तुम 0.2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जितना डेल्टा एम आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। बस तुम्हें फाइंड आउट करना क्या रहेगा? डेल्टा एम। और जितना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन रहेगा, ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। ये तो ऑब्वियस है। पर न्यूक्लियन जितना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी रहेगा, उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा न्यूक्लियस। यहां तक कोई डाउट है किसी को? हाँ हाँ बोलो। तो बाइंडिंग एनर्जी तो हमारा स्टेबिलिटी पे डिपेंडेंट है ना। नहीं नहीं, हम क्या बोल रहे हैं कि जितना एनर्जी रिलीज हुआ दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। तो अगर ज्यादा स्टेबल होगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा ना। बात समझ में आई? परम, ज्यादा ठीक है। ठीक है, ये जो, अच्छा मेरे मेरे नोट्स तुम्हें मिल गए होंगे, उसमें एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक न्यूमेरिकल है, वो फटाफट सॉल्व करो तो।
द एटॉमिक मास ऑफ F19 वाला। सब लोग वो वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करो। इसीलिए तो मैंने भेजा था उस पे। क्या हुआ, तुम ऑनलाइन ही तो हो? अच्छा अच्छा ठीक है यार, मैं लिख तो दूं, चलो मैं। ठीक है कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ। वैसे तो क्वेश्चन इजी है काफी। मतलब तुम्हें F19 दिया है, पूरा क्वेश्चन लिखने लिख रहा हूँ, जो चाहिए वो ही लिख रहा हूँ। तो इसका एटॉमिक मास जो है वो दिया हुआ है 18.99। अरे कितना बड़ा है ये, MU। मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है 1.0078 MU। मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ है 1.0087 MU। तुम्हें निकालना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ठीक है। और तुम्हें कंसीडर करना है कि एक मास डिफेक्ट के लिए 931 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। खैर ये तो पूरा कैलकुलेशन वाला ही है, कुछ इसमें है नहीं सच। उससे 19 से डिवाइड किया कि नहीं किया? 19 से डिवाइड करना रहेगा ना। आंसर लिखा हुआ है उसमें, 7.78 कुछ आ रहा है।
हम्म। एएमयू में निकाला मतलब सब कुछ तो एएमयू के रिस्पेक्ट में ही तो दिया हुआ है। कुछ गलती कर रहे हो तुम। हम्म। बाकी लोगों का आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है परम? वंदिता तुम्हारा आंसर आया? हम्म। एग्जैक्ट तो उन्हीं लोगों का आया होगा जिन्होंने कैलकुलेटर यूज किया होगा। अदरवाइज एग्जैक्ट आ ही नहीं सकता। अरे वाह, तब तो अच्छी बात है। आ जा रहा है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। तो प्रोटॉन्स इसमें कितने हैं? 9 है। और न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 10 है। ठीक है। तो इनका समीशन करेंगे। हाँ हाँ बोलो। हाँ हाँ ठीक है। तो ये है 7 9। ये आ गया 10.087। ठीक है। कुछ गलती कर रहा हूँ तो बता देना, मेरा भी गलत हो सकता है। तो 0872719। ये हो गया मेरा इसका मास। इसमें से माइनस कर देंगे। इतना ही आ रहा है कि डेल्टा एम 0.1588। ठीक है बस। डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर तो हो जाएगा 9 इंटू 10 पावर 8 8 16। अरे नहीं, ये करने की जरूरत ही नहीं है, सॉरी, ये करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ना। तो 931 इंटू 0.1588 अपॉन 19। अगर हम इसे अप्रोक्सीमेट भी करें तो आ जाएगा 19 फोर जा 76 4 3 7 एक मिनट को 17 1 171 99 जा। तो ये आ गया 50 के आसपास। 50 इंटू 0.168 के आसपास हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। मतलब ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ हाँ, वो उतना ही आएगा। मैंने तो बहुत अप्रोक्सीमेट लिया है इसको, 0.16 ले लिया है। बट आई थिंक तुम्हारा जो ऑप्शन होंगे ना, वो क्लोज हो सकते हैं इस वाले केस में। तो हो सकता है अगर ये क्वेश्चन देना चाहेंगे ना वो लोग, तो वो कैलकुलेशन के बारे में सोच सकते हैं। बाकी अगर दूर दूर हो तो अप्रोक्सीमेट कर सकते हो आराम से। ठीक है, डन। आगे बढ़े। हाँ हाँ बोलो। 19 लिखा तो हुआ है यार, क्या क्या पूछ रहे हो? लिखा तो हुआ है 19।
डन, आगे बढ़े हम लोग। अब आता है तुम्हारा केमिकल काइनेटिक्स वाला पार्ट। तो अब आता है रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, बहुत सिंपल है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है, और इसका स्टेटमेंट अगर हम बोलना चाहें तो क्वांटिटी ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट विच disintegrates in unit time is directly proportional to the amount of radioactive element present at that instant। खैर स्टेटमेंट तो मैंने बस ऐसे ही लिखवा दिया, बट इसका डायरेक्टली मतलब ये है कि मेरा ये जो है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन के या फिर नंबर ऑफ एटम्स के, हम उस तरीके से बोलते हैं रेडियो एक्टिव वाले उसमें टर्म्स में। ठीक है, अगर ये जो है ये फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करता है, और अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो ये बन जाता है माइनस डी एन बाई डी टी इक्वल टू लैम्डा एन। यहाँ पे लैम्डा जो है वो तुम्हारा रेट कांस्टेंट है, यहाँ पे हम उसे बोलते हैं डिके कांस्टेंट। ठीक है, ये जो है ये मेरा रेट है, इसको हम एक्टिविटी भी बोलते हैं। एक्टिविटी और रेट एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये तुम्हारा एक तरीके से हो गया माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के ए, के की जगह लैम्डा हो गया, ए की जगह एन हो गया। रिप्रेजेंटेशन अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। और यहाँ पे मेरा फॉर्मूला आ जाता है एन इक्वल टू एन नॉट एन टी इक्वल टू ए रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। क्लियर है यहाँ तक? सिंपल है वैसे तो। एन टी मेरा टी टाइम पे है, एन नॉट मेरा इनिशियल है। टी हाफ जो है वो मेरा होगा सेम सेम वैसा ही है, कुछ कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बट इसमें बस एक थोड़ा सा चेंज है, दैट इज एवरेज लाइफ। तो एवरेज लाइफ जो होता है हम उसके बारे में बात करते हैं। मैं रब कर रहा हूं, सब कुछ लिखा हुआ है नोट्स में, तो कुछ एज सच अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा एवरेज लाइफ, जो थोड़ा सा अलग है, बट वो बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है उसमें। इसका एवरेज लाइफ का मतलब है टोटल लाइफ टाइम ऑफ ऑल एटम्स। इसका मतलब समझा रहा हूं, बाकी इसके मतलब का न्यूमेरिकल से कोई लेना देना नहीं है। टोटल लाइफ टाइम ऑफ ऑल एटम्स अपॉन टोटल एटम्स, और इसका फॉर्मूला जो आता है वो आता है 1/λ, 1/k बेसिकली। तो 1/k को अगर हम टी हाफ के रिप्रेजेंट उसमें प्रेजेंट करना चाहें तो ये आ जाएगा टी हाफ अपॉन 0.693 या फिर 1.44 टी हाफ टाउ। बस एक ये एक्स्ट्रा फॉर्मूला है जो तुम्हें याद करना है, और कुछ नहीं करना, टी हाफ तुम्हें दिया हुआ रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम, और उसका 1.44 टाइम्स कर लेना, बस इसमें इतना ही है। अब एवरेज लाइफ जो है, अगर तुम्हारे पास नोट्स हैं तो तुम पीडीएफ ओपन कर सकते हो। तो एवरेज लाइफ जो है वो टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। एवरेज लाइफ का मतलब होता है टोटल टाइम, टोटल लाइफ टाइम ऑफ ऑल एटम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम्स। सो उसका फॉर्मूला आता है 1/λ, और 1/λ को हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि टी हाफ का रिलेशन होता है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा। तो यहां से रिलेशन यहाँ पे लिखा, और हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं
1/0.693 will be 1.44, 1.44 t हाफ। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो इसके सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर टाइप के होंगे। हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, बट उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी का यूनिट जो है वो हम अलग अलग टर्म्स में देखते हैं। तो पहला जो है वो है 1 क्यूरी, क्यूरी की टर्म्स में भी लिखते हैं, तो वो होता है 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। डीपीएस का मतलब होता है डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ठीक है, दूसरा है 1 रदरफोर्ड, वो होता है 10⁻6 डीपीएस। और ऐसा यूनिट जो होता है वो मेरा डीपीएस ही होता है। तो 1 बेक्वेरियल जो साइंटिस्ट थे उनके ऊपर है 1 डीपीएस। ये हमारी 3 यूनिट चलती हैं। ये है रेट की यूनिट्स जो है, ये सारे के सारे रेट्स के यूनिट्स हैं। तो हो सकता है तुम्हें रेट का जो भी फॉर्मूला है उसको क्यूरी में रिप्रेजेंट करना हो सकता है रदरफोर्ड में रिप्रेजेंट करना है, इसमें तो एक ही बात है। हो सकता है इसमें दिया हो, क्यूरी में दिया हो, बैक्टीरियल में पूछे, हो सकता है रदरफोर्ड में दिया हो, क्यूरी में पूछे, तो इस तरीके से पूछ सकता है क्वेश्चन। तो ये यूनिट जो है याद होनी चाहिए, बहुत सिंपल है। 1 क्यूरी 3.7 इंटू 10⁻10, 1 रदरफोर्ड 10⁻6 और 1 बेक्वेरियल 1 डीपीएस। क्लियर है सभी को? अच्छा, ये सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 33 करो सब लोग। सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 33 करो सब लोग।